विद्वान् प्रशस्यते लोके विद्वान् सर्वत्र गौरवम्। विद्यया लभते सर्वं विद्या सर्वत्र पूज्यते। अयि विद्याप्रेमिणः संस्कृतसमीक्षकाः वार्तावली वीक्षकाः विद्यात्वं विद्वत्वं च अन्तरा अयि समानरूपेण प्रियता प्रतिपादकाः प्रियाः दर्शकाः। अद्य वार्तावल्याः विशिष्टे सार्धचतुश्शततमे अंके पुनरपि वार्तावली वैविध्यं भवत्पुरस्सरं प्रस्तोतुम् एषः पुनरागतः प्रणिपातपुरस्सरम् अहं गवीषद्विवेदी। अहमपि एष नारायणदत्तः सविनयं प्रणतिततिं समर्पयामि सर्वेभ्यः। दर्शकाः, अद्य विद्यायाः माहात्म्य प्रतिपादकः श्लोकः अस्माभिः सर्वादौ प्रयुक्तः। सत्यं, यतः विद्या तु सर्वतः आसादनीया एव अस्माभिः उक्तमपि। एकविद्या प्रधानोऽपि बहुज्ञानी भवेन्नरः सुभाषितानि शिक्षेत यानि शास्त्रोद्धृतानि वै इति। तर्हि विद्या माहात्म्य प्रतिपादकात् सुभाषितात् एव आरभामहे वयम् अद्यतनीं वार्तावलीम्। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयो धेनुः कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या अनुपम कीर्ति है। भाग्य के क्षय होने पर वह आश्रय देती है। कामधेनु है, विरह में रति समान है। तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है। कुल महिमा है, बिना रत्न का आभूषण है। इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकारी बनना चाहिए। Knowledge is an unmatched glory. It provides shelter when one's fortune is failing. It is Kamadhenu. It is like love in separation. It is the third eye. It is the temple of respect. It is the glory of the family. It is an ornament without any gem. Therefore, leaving aside all other subjects, one should become a master of knowledge. सम्यक्। अत्र सुभाषिते विद्यायाः विशेषणानि श्रुतानि सर्वैः। विद्या नूनं रत्नैः विना भूषणमात्रम्। आम्, सम्प्रति साप्ताहिकानि वार्तारत्नानि अपि भूषयितुम् आगतः अस्ति अवसरः। वयं वार्ताः अपि भूषयितुं प्रस्तुमः प्रवाहिस्वरसमन्विताः एताः प्रवाहि वार्ताः। अष्टादश्याः लोकसभायाः संघटनानन्तरं राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः संसदः संयुक्तं समुपवेशनं समबोधयत्। अत्र द्रौपदी मुर्मुवर्या गत 10 वर्षेषु मोदीप्रशासनेन विहितानाम् उपलब्धीनां परिगणनं विधाय एतदपि उक्तं यत् भारतं साम्प्रतं सर्वतः विकासपथे समारूढम् इति। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः संसदः संयुक्तोपवेशनक्रमिकात् सम्बोधनात् परं धन्यवादप्रस्तावपरा चर्चा जाता। राज्यसभायां तावत् धन्यवादप्रस्तावपरायाः चर्चायाः आरम्भः भाजपादलीयेन सांसदेन सुधांशु त्रिवेदिना कृतः। परं लोकसभायां तु विपक्षिदलीयैः कृतस्य तीव्रतरकोलाहलस्य कारणात् चर्चासत्रं साधारणं कार्यजातं च स्थगिते जाते। प्रायः 50 वर्षेभ्यः परं लोकसभायाः अध्यक्षपदाय निर्वाचनं जातं, यत्र निर्वाचितः जातः ओम बिर्ला इत्यसौ सदनं प्रति स्वपक्षतः धन्यवचांसि समर्प्य अवदत् यत् सर्वेषां सहमतिपुरस्सरमेव सदनसञ्चालनं तदीया स्यात् कार्यप्राथमिकता। तेन उक्तं यत् संसदि अभिव्यक्तिः भवेत्, परम् अभिव्यक्तिमात्रमाधृत्य कार्यरोधः न उत्पादनीयः इति। लोकसभा सदस्यत्वेन शपथग्रहणस्य प्रक्रिया पूर्णतां गता। बहुभिः नेतृभिः अनेकभाषासु पदस्य गोपनीयतायाः च शपथवचनानि स्वीकृतानि। एतदर्थं संस्कृतभाषया अपि बहवः नेतारः शपथं गृहीतवन्तः, यत्र केन्द्रीयराज्यमन्त्रिद्वयमपि अन्तर्भूतम्। प्रायः मासद्वयं यावत् आयोज्यमाना अमरनाथयात्रा समारब्धा।
जम्मू कश्मीरोपराज्यपालः मनोज सिन्हा शिवभक्तानां प्रथमं समूहं ध्वजप्रदर्शनपुरस्सरं प्रेषितवान्। सकलदेशात् सम्प्राप्तेषु शिवभक्तेषु महानुत्साहः दृश्यते। तावत् यात्रामेतां ध्यात्वा तत्र मार्गेषु व्यापकसुरक्षाप्रबन्धाः अपि सन्ति प्रकल्पिताः। संयुक्तराज्यामेरिकादेशे राष्ट्रपतिनिर्वाचनम् उद्दिश्य वादविवादपरः सम्बोधनक्रमः समारब्धः अस्ति। साम्प्रतिकं राष्ट्रपतिं डेमोक्रेटिक पार्टी इत्येतस्य दलस्य हि प्रत्याशीभूतमपि जो बाइडेन् इत्येतम् अथ पूर्वराष्ट्रपतिं रिपब्लिकन् पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिनं डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतं च अन्तरा वादविवादपरः सम्बोधनक्रमः एषः आरब्धः। विद्याभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्। अनालस्यं ब्रह्मचर्यं शीलं गुरुजनादरः स्वावलम्बः दृढाभ्यासः षडेते छात्रसद्गुणाः। दर्शकाः गुरुसेवया छात्रगुणैः च स्मारयामः वयं प्राक्तनं विशिष्टं विश्वविद्यालयम्। सम्यक् दर्शकाः स च प्राक्तनः विशिष्टः मगधस्थः नालन्दा विश्वविद्यालयः स्मार्यते च अस्माभिः एतेन प्रतिवेदनविशेषेण अपि। नालंदा ये केवल नाम नहीं, नालंदा एक पहचान, एक सम्मान, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र, गौरव है, गाथा है। नालंदा है घोष ये सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। भारतस्य प्राचीन संस्कृति शिक्षा ज्ञान स्थल प्रतीकभूतः जगतः प्रथमावासीय विश्वविद्यालयत्वेन प्रथितः बिहार राज्यस्य राजगीर स्थले अस्ति अवस्थितः नालन्दा विश्वविद्यालयः। पञ्चशताब्द्याम् अवस्थापिते जगतः सर्वोच्च ज्ञानकेन्द्रे एतस्मिन् नालन्दा विश्वविद्यालये चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलङ्कादिभ्यः देशेभ्यः समागत्य ज्ञानेच्छुकाः विद्वांसः विद्यार्थिनः च चिकित्सायुर्वेद व्याकरण गणितान्तरिक्ष विज्ञान भारतीय दर्शन बौद्ध धर्मादि विषयाणां गुरुकुल पद्धत्या अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। भारतीय इतिहासेन समं समग्रतया सम्बद्धः प्रायः 1600 वर्ष पुरातनः समृद्ध सांस्कृतिक रिक्त संग्राहकः नालन्दा विश्वविद्यालयः कालक्रमेण बख्तियार खिल्जी इत्यनेन आततायिद्वारा विनष्टः आसीत्, येन अग्निसात् कृतः बृहत्तमः समृद्ध पुस्तकालयः प्रायः 3 मासं यावत् ज्वलितः इति निश्चयेन देशाय भारतीय संस्कृत्यै विदुषाञ्च कृते आसीत् महान् कष्टकरः। विद्यार्थिनां कृते आकर्षणभूतस्य प्राचीन शिक्षा ज्ञानकेन्द्रस्य एतस्यैव नालन्दा विश्वविद्यालयस्य पुनरुद्धारं पुनरपि नवजागरणं देशवासिनः सगौरवं नयनगोचरीकृतवन्तः। यदा सद्यः पूर्वमेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनेकदेशानां सहयोगेन निर्मितस्य देशस्य पुनर्जागरण प्रतीकभूतस्य नालन्दा विश्वविद्यालयस्य नवं परिसरं समुद्घाटितवान्, अथ विश्वविद्यालयम् इमं पुनरेकदा अन्ताराष्ट्रियस्तरे प्रसिद्धं कृतवान्।
नालन्दा विश्वविद्यालयस्य नवपरिसरस्य उद्घाटनकार्यक्रमे प्रायः 17 देशानां प्रतिनिधीनां सम्मानितोपस्थितिः अपि दृष्टिङ्गता। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री वैदेशिकैः प्रतिनिधिभिः समं प्राचीनं नालन्दा विश्वविद्यालयस्थलं तदीयं भग्नावशेषम् अवलोकितवान्। प्राचीनः जगति प्रसिद्धः संस्कृतिशिक्षा ज्ञानकेन्द्रविशिष्टः हि एषः नालन्दा विश्वविद्यालयः अधुना नवत्वं, दृढत्वम्, आत्मनिर्भरत्वं च प्राप्य सम्पूर्णे अपि विश्वे पुनरपि भारतीयं समृद्ध ज्ञान गंगा प्रवाहं प्रसारयिष्यति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। शोभनं वृत्तं प्राक्तनं नालन्दा विश्वविद्यालयीयं वैभवं ज्ञात्वा गौरवम् अनुभवामि। गौरवं च एतत् साम्प्रतमपि अक्षुण्णमेव गविष, यतः विश्वविद्यालयः सः पुनरपि प्रतिष्ठापितः सन् अन्ताराष्ट्रियस्तरं स्पृशति। एतस्य एव अन्ताराष्ट्रिय नालन्दा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना सह सम्पर्कः साधितः अस्माभिः। तेन सह एव साधितं संवादं पश्यामः सम्प्रति त्रिज्यान्तरवर्तिनि साक्षात्कारक्रमे। प्रिय वीक्षकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितः अस्ति प्राचीन भारतीयेतिहासविद् नालन्दा विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर अभय कुमार सिंहः। आचार्यवर्य, वार्तावली पक्षतः दूरदर्शन परिवार पक्षतः अहं भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। नमो नमः। महोदय, सर्वादौ अहं प्रष्टुमिच्छामि यत् निश्चितरूपेण नालन्दा विश्वविद्यालयः प्राचीन भारतस्य प्रतिष्ठितः विश्वविद्यालयः अस्ति। तर्हि अस्य च शिक्षा, ज्ञान, बौद्धिकज्ञानादि विषये योगदानं महत् अस्ति एव। परम् अहं प्रष्टुकामः अस्मि यत् नालन्दा विश्वविद्यालयस्य स्थापनायाः उद्देश्यं किम् आसीत्? अस्य च प्रारम्भिकवर्षेषु कथम् एषः विश्वविद्यालयः विकसितः अभवत्? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रेरणा देने वाले लोगों में अनेक इस भूमि के वो विद्वान महापुरुष थे जिन्होंने इस से अनेक वर्षों पूर्व तक्षशिला से लेकर नालंदा तक के पूरे क्षेत्र में ज्ञान की ज्योति जगाई हुई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य तत्व यहाँ के क्षेत्र के और भारत के सम्राट कुमार गुप्त को जाता है श्रेय, जिन्होंने वर्ष 427 में एक विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय की संकल्पना को पूर्ण किया। उस स्थापना के द्वारा उन्होंने ज्ञान के केंद्र को संस्थागत रूप में स्थापित करने का एक नया प्रयोजन दिया। इससे पहले गुरुकुल में विभिन्न क्षेत्रों में विद्या और ज्ञान अर्जन का एक पद्धति थी, पर संस्थागत होने के बाद वो निश्चित रूप से एक और व्यवहारिक और एक उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में विद्यमान हो सके। आचार्यवर्य, प्राचीन भारते सांस्कृतं शैक्षिकं च पक्षं यदि चर्चयामः तर्हि नालन्दा विश्वविद्यालयं भारतस्य रिक्तरूपेण भवान् कथं वर्णयति? अथ च प्राचीन भारते ऐतिहासिक ज्ञानस्य संरक्षणे प्रसारे च कथम् अस्य विश्वविद्यालयस्य योगदानमस्ति? बहुत अद्भुत बात है। इस महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान को और संस्कृति को जोड़कर उसको एक जीवन प्रदान करने की नई चेष्टा थी। यहाँ पर गुरुकुल से जो प्रभाव लिया गया था वो वही था कि गुरु की सेवा में हर शिक्षक के साथ में कुछ छात्र उसके जुड़े होते थे जो उसके प्रति एक गुरुकुल परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, किंतु वो उस केंद्र में स्थापित थे जहाँ पर अन्य शिक्षक भी थे और उनके साथ भी छात्र छात्रा थे। तो यहाँ वाद विवाद और साथ साथ वार्ता, एक दूसरे से संवाद के माध्यम से ज्ञान
इस प्रकार से विकसित किया जा रहा है। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो इन परंपराओं में वही जीवन था कि जो कभी गुरुकुल में था। अब बस एक परिवर्तन ये आ गया था कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः अब समाज के द्वारा और पात्रता के द्वारा प्रदान की जा रही थी, राजाश्रय से प्राप्त थी। इस कारण जो विद्यार्थी और जो उनके गुरु थे, उनका समस्त जो जीवन का कार्य था और जो समस्त उनका जो समय व्यतीत होता था, वो ज्ञानवर्धन में ही होता था। यहाँ दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो था, वो था इस ज्ञान के संवर्धन के साथ उसको प्रकाशित करने का कार्य। और प्रकाशित करने में पांडुलिपियां लिखी जाती थी और इस प्रकार की ग्रंथों की टिप्पणी उन पर लिखी जाती थी, टीकाएं लिखी जाती थी, उनकी विवेचना करके उनके ऊपर जो एक व्याख्या प्रस्तुत की जाती थी। उस कार्य में भी बहुत लोग लिखते थे और उस कार्य के द्वारा ही इसको एक प्रामाणिक जो ज्ञान था उसका विस्तार करने की एक सामग्री प्राप्त हुई थी। तो हम अगर ये समझें कि यहाँ पर ज्ञान एक मौखिक परंपरा में भी चल रहा था, किंतु उसकी लिखित रूप में उसका जो एक लिपिबद्ध करने का एक कार्य था, ये एक बड़ी भारी विशेषता थी। और अंत में यही पांडुलिपियां और यही लिपिबद्ध साहित्य जो है, उसको प्राप्त करने के लिए दूर से यहाँ पर ज्ञान के पिपासु जो लोग आए, जिनमें से चीनी यात्री ह्वेनसांग का सबसे अधिक जिक्र आता है। वहीं इसके बाद ईत्सिंग भी और अनेक विद्वान जो सुवर्ण द्वीप के क्षेत्र से आए, कोरिया से आए, वो यही पांडुलिपियां यही ज्ञान लेकर यहाँ से गए, जिसके द्वारा भारत का उस काल का जो मौलिक जो ज्ञान का हमारा एक बहुत बड़ा समृद्ध साहित्य था, उसका कुछ अंश बच सका। तो सांस्कृतिक रूप में अगर आप देखिए तो यहाँ एक और बहुत बड़ा प्रभाव था कि इस परंपरा को जीवित रखना और संस्थागत करना, ये एक अलग ही संयोग यहाँ प्रकट होता है। यदि इसमें अगर आप और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये यहाँ अवश्य संकेत दूंगा कि ये केवल बौद्ध विषय से सीमित नहीं था, ये अन्य विषयों में भी असीमित ज्ञान था। यथा भवान् पाण्डुलिपि विषये चर्चां कृतवान्, किम् एषः विश्वविद्यालयः बौद्धधर्मशिक्षणसंस्थानरूपेण प्रसिद्धः आसीत्, किमत्र संस्कृतसाहित्याध्ययनपरम्परा अपि आसीत् वा? ये भी एक बहुत उल्लेखनीय तथ्य है कि जिस ज्ञान के केंद्र में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया, और ये इसको अभी मैं आज के विषय में आपको और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बौद्ध धर्म में जो योग आचार्य जो है, इसके दो विद्वान वसुबंधु और असंग, और जो यहाँ पर माध्यमिक का जो विशेष इनका बौद्ध दर्शन का है, इसके नागार्जुन और आर्यदेव, और बौद्ध जो विशेष रूप से जो बौद्ध धर्म का एक दिग्नाग और धर्म कीर्ति द्वारा जो उसका लॉजिक प्रदान किया गया, ये सब विशेषताएं यहाँ पर जो कि ज्ञात हैं। और विशेषकर बौद्ध साहित्य में जो और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले जो यहाँ पर यात्री आए थे, उसको लेकर यहाँ से गए थे, इसलिए हमें मालूम है। किंतु बौद्ध जो अन्य सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जो ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं साहित्य था, उस सब का वो विलुप्त हो गया, क्योंकि ये एक दुर्भाग्य है। किंतु इस केंद्र में उसका भी अध्ययन किया जाता था, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब इसमें कोई प्रवेश लेने आता था विद्यार्थी, तो उसका द्वार पंडित उससे जो वार्ता करते थे, उसका साक्षात्कार की तरह एक वार्ता होती थी। तो उन्हें ये जो भी इसमें प्रवेश पाना चाहते थे, उनको अन्य दर्शनों के बारे में, विशेषकर अन्य धर्मों के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी था। महोदय, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् नालन्दा विश्वविद्यालये अचिरमेव प्रधानमन्त्रिणा मोदिना नूतनपरिसरस्य उद्घाटनं कृतमस्ति। तर्हि इदानीं वक्तुं शक्यते यत् नालन्दा विश्वविद्यालयः स्वीय नवस्वरूपे इदानीम् अवतरितः अस्ति। कानि उद्देश्यानि स्वीकृत्य इदानीं केषु च शैक्षणिक उद्देश्येषु इदानीं विश्वविद्यालयः कार्यं करिष्यति?
ये हमारा अहोभाग्य, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं उनके साथ अनेक हमारे नेतृत्व के लोग जो हमारे प्रतिष्ठित और हमारे दिग्दर्शक, हमारे जो मंत्री गण हैं बिहार सरकार से और केंद्रीय सरकार से, उन्होंने इस समारोह में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परिसर, नवीन परिसर का उद्घाटन किया और हमको यही मार्ग दिखाया कि प्राचीन नालंदा दो चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पहला कि प्राचीन नालंदा ज्ञान का केंद्र था, उत्कृष्ट ज्ञान का केंद्र था, जिसके माध्यम से भारत को विश्व गुरु के रूप में हमेशा सम्मान प्राप्त हुआ। दूसरा, उस ज्ञान के साथ भारत की संस्कृति और भारत का जो एक हमारा एक नैतिकता का पक्ष है, उस उद्देश्यपूर्ण शिक्षा का जो पक्ष है, उसको हमेशा नालंदा ने प्राथमिकता दी। ये ज्ञान वो देश विदेश तक पहुंचा और उसने वहां पर लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया। उस ज्ञान ने लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया, परस्पर संबंधों में एक हमेशा संवेदना और सम्मान रखने का पाठ पढ़ाया। तो इस नालंदा केंद्र जो आज पुनर्अवतरित नालंदा है, इसके ज्ञान में भी इसी का बहुत बड़ा अंश और प्रभावी अंश है। जिस प्रकार से आप कहते हैं कि कोई तीर का अग्रभाग होता है, तो वो अग्रभाग यही है कि इसका ज्ञान हमेशा अपने आगे उस मंतव्य उसको रख, उस धारणा को रखे कि ये ज्ञान हमेशा शुभ लक्षण का ज्ञान हो, ये ज्ञान हमेशा मानवता का पाठ पढ़ाए, ये ज्ञान हमेशा लोगों को शांति और सहयोग की बात सिखाए। यहाँ नालंदा प्राचीन काल में पढ़ने वाले लोग अनेक केंद्रों से संस्कृत पढ़कर यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ अध्ययन अध्यापन संस्कृत भाषा में होता था। और यह है कि स्वर्ण द्वीप में कई केंद्र थे, इंडोनेशिया में कई केंद्र थे जहाँ पर लोग संस्कृत पढ़कर फिर यहाँ तक पहुँचते थे। आचार्यवर्य, भवता अस्माकं कार्यक्रमाय अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं दूरदर्शन परिवार पक्षतः अहं भूरिशः धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। शोभनः साक्षात्कारः। अस्तु, अधुना कार्यक्रमस्य आगता अस्ति विरामवेला। तावत् क्वचित् आतपमये क्वचित् च अतिवृष्टिमये काले सत्यपि संतिष्ठन्तां कुशलिनः विद्यानुरागिणः सर्वे इति विद्याविद्योदितमानसाः वयं पुनः समेषां शुभम् अभिलक्ष्य पुनर्मेलितुम् आयास्यामः। अधुना च नमस्यामः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि हिट एंड रन मामलों में 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। 10 साल की बढ़ी हुई सजा उन लोगों के लिए है जो हिट एंड रन मामले की रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। अपराध अभी भी जमानती है। भारत सरकार ने ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) के प्रावधानों को अभी लागू नहीं किया है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।